जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के हिंदी मीडियम के चैप्टर फर्स्ट आवेश एवं क्षेत्र। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे टॉपिक रहेंगे वैद्युत आवेश, आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ, यानी कि हम किसी भी पदार्थ को कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा वैद्युत आवेश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश, चार्ज। अब समझ लीजिए आवेश क्या है। वैसे तो हम दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जो आवेश पर आधारित हैं, बट फिर भी हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें तो बचपन में नॉर्मली सभी बच्चों ने किया होगा। क्या किया जाता था कि आपको जब भी कुछ मालूम पड़ा आप जाते हैं, या अपने छोटे से बच्चों को, नॉर्मली मैंने भी किया हुआ है कि मुझे जब मालूम पड़ा कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो मैं फटाफट से घर गया। जब स्कूल के बाद तो मैंने अपने से छोटे वाले बच्चों को देखा और कहा आओ बेटा तुमको जादू दिखाते हैं। क्या होता है नॉर्मली, जैसे ये आपके पास कोई प्लास्टिक है, आप इसको क्या करेंगे अपने कपड़ों से, कॉटन से, या चाहे तो आप अपने बालों से रब करते हैं, रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद जब आप इसको कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो होता क्या है, ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। हमें यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है रगड़ने के बाद जिसके कारण ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये पहले तो नहीं कर रहा था। अब रगड़ने पर जो हुआ, जो इस पर हम कहें कि उत्पन्न हुई, या जो हम कहें कि इस पर जो गुण आया, उसी गुण को बोला जाता है आवेश। बेसिकली अगर हम बात करें कि आवेश होता क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है एवं उनका अनुभव करता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या फिर उनका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आवेश की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो हमने आपको ये दिया कि आप लीजिए प्लास्टिक को रगड़िए कपड़ों से या अपने बालों से रगड़िए, वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। आकर्षित करने का मतलब है उसके पास कोई ना कोई ऐसा गुण आया है जिसके कारण वो दूसरे पदार्थों पर या हल्के पदार्थों पर बल लगा रहा है। ठीक है, लेकिन आवेश की परिकल्पना की कैसे गई, हम उसकी भी बात करेंगे। वैसे तो अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश जो किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण होने का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए कि ये हर पदार्थ में होता है। हर पदार्थ में होता है। कैसे? अब बात यह आती है कि हर पदार्थ में था तो ये पहले क्यों नहीं आकर्षित कर रहा था। सामान्य अवस्था में जितने भी पदार्थ होते हैं वो अनावेशित माने जाते हैं। अनावेशित मानने का मतलब है कि उस पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। कैसे, आप समझिए। अगर आप बात करते हैं पदार्थ, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। और अगर आप परमाणु में बात करें तो परमाणु में आपने पढ़ा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो वैद्युत उदासीन हैं। ठीक है, परंतु अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु मूलतः वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन होने का मतलब क्या है कि अगर आपने परमाणु के बारे में पढ़ रखा है तो आपको ये मालूम होगा कि मान लीजिए ये परमाणु का नाभिक है, ये नाभिक है, तो इस नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसी नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, नाभिक के चारों तरफ होती हैं वृत्तीय कक्षाएं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए ये कक्षाएं हैं परमाणु की और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो आप समझिए इन कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी भी बात करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये कक्षाएं हैं, ये ओके ठीक है। देखिए ये वृत्तीय कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में क्या हो रहा है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये कक्षाएं हैं। और इन कक्षाओं में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन जब हम किसी परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में सामान्य अवस्था में क्या होता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या वो सामान्यतः किसके इक्वल होती है,
वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होती है, बराबर होती है। तो जब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था में बराबर होगी, तो सामान्य अवस्था में बराबर होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब जो आपका परमाणु है, जो आपका परमाणु है किसी भी पदार्थ का, परमाणु कैसा होगा? वैद्युत उदासीन होगा, वैद्युत उदासीन। ठीक है, तो पदार्थ, हर पदार्थ के पास, या हम कहें कि जो आवेश है वो किसी भी द्रव्य का आंतरिक गुण है। लेकिन सामान्य अवस्था में जो भी कोई द्रव्य होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु वैद्युत उदासीन होते हैं, क्योंकि परमाणु के अंदर जो उपस्थित आवेशित कण हैं उनकी संख्या आपस में बराबर होती है, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा। अभी हमें बात करनी है कि आवेश, तो आवेश को हम समझते हैं, क्या हमने परिभाषा बताई? किसी भी पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, करता है, क्या कहते हैं उसे? आवेश कहलाता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है, उसी गुण को हम आवेश कहते हैं। सामान्य अवस्था में परमाणु जो होता है, पदार्थ होता है, वो उदासीन होता है, परंतु अगर हम इस पर आवेश उत्पन्न करना चाहें तो वो भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन उदासीन वस्तु का मतलब आप समझ लीजिए कि उदासीन का मतलब होगा कि धनावेश और ऋणावेश समान होंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात समझते हैं कि आवेश की अगर हमने बात करी है तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी समझ लीजिए। आवेश के अगर हम प्रकार की बात करें तो आवेश सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः क्या? आवेश दो ही प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार अगर बात की जाए तो पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अब बात ये भी आती है कि धनावेश और ऋणावेश ही हमने क्यों लिए, हम कुछ और भी तो ले सकते थे। तो उसके पीछे एक मैथमेटिकल लॉजिक है, यानी कि गणितीय अवधारणा है। क्या है कि अगर हम मैथ्स में बात करें या गणित के संबंध में बात करें तो आपको ये बात मालूम है कि परमाणु या पदार्थ जो आवेश है वो द्रव्य का एक गुण है। आवेश किसका एक गुण है? द्रव्य का। और द्रव्य बना होता है परमाणुओं से। और अभी हमने क्या बोला कि सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब है कि इसका जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा? शून्य। कुल आवेश शून्य होगा। उदासीन का मतलब ये है। तो बेटा अब एक बात समझ लीजिए कि कोई भी पदार्थ उदासीन है, उसके अंदर दो प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं। कुल आवेश शून्य होना चाहिए। दो संख्याओं का टोटल जीरो तभी हो सकता है जब एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। इसीलिए हम ये मानते हैं कि आवेश सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब बात ये आती है कि ये धनावेश और ऋणावेश कैसे उत्पन्न हुए? परमाणु तो उदासीन था। तो आप समझ लीजिए धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होने का कारण क्या है। कि जैसे अगर हम बात करें इसकी, कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया किसका? 11 Na का, 11 सोडियम। 11 सोडियम का हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि सोडियम में कितने प्रोटॉन हैं? इसमें अगर हम बात करें तो 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तभी तो इसका कुल आवेश जीरो होगा। लेकिन अगर हमने दो पदार्थ ले लिए, मान लीजिए ये पदार्थ A और ये पदार्थ B, ठीक है, हमने इन दोनों को रगड़ा आपस में। रगड़ने पर क्या होगा कि जब हम रगड़ेंगे तो रगड़ने के लिए जो हम कार्य करेंगे वो कार्य किस में परिवर्तित होगा? ऊष्मा में। और उस ऊष्मा को जो इलेक्ट्रॉन थे जो परमाणु के चक्कर लगा रहे थे,
तो वो जब इलेक्ट्रॉनों के पास वो ऊष्मा जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर आएगा और वो एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ पर चला जाएगा। जब वो एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ पर जाएगा तो अब यहाँ पर यही एग्जाम्पल ले लो कि मान लो यहाँ पर सोडियम था तो कितने थे, शुरुआत में इसके पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो इधर कितने बचे, 11 प्रोटॉन बच रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन अगर इनका आप टोटल करोगे तो 11 पॉजिटिव 10 निगेटिव, 11 धनात्मक हैं, 10 ऋणात्मक है, तो यहाँ पे आपको टोटल कितना बचेगा, -1 बचेगा। और यहाँ पे मान लो यहाँ पर भी कोई पदार्थ रहा हो, हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए ये सोडियम का था और ये किसका था, मान लीजिए क्लोरीन था। इसके पास शुरुआत में कितने थे, 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अब इसके पास क्या हो गए, 17 प्रोटॉन रहे और इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 18। अब इन दोनों का आप टोटल करोगे तो इन दोनों के टोटल के हिसाब से, सॉरी इनके पास 11 प्रोटॉन है तो इसके पास +1 बचेगा, उधर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, -1। फिर से समझ लो, मान लीजिए आपके पास दो पदार्थ हैं, एक आपने सोडियम ले लिया, एक क्लोरीन, इनमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आप कराते हैं। सोडियम से एक निकल के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है। देखिए शुरुआत में सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल इनका 0 आ रहा था, उदासीन था ये। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, ये भी उदासीन। कुछ ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकलता है, उधर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के बेटा उधर जाएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि अब देखो डोमिनेट कौन कर रहा है, ज़्यादा कौन है, 11 प्रोटॉन, तो एक प्लस का बच गया इसके पास एक्स्ट्रा। 10 माइनस से माइनस के प्लस के 10 कैंसिल, एक प्लस बचेगा। इधर माइनस का एक ज़्यादा हो गया तो इधर प्रभावी आवेश कौन सा होगा, माइनस का। तो अभी यहाँ से देखिए आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं, और आवेश जब 2 प्रकार के हैं तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिला कि धनावेश किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी से। ठीक है, धनावेश उस पदार्थ पर आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी वो भी हमको मालूम पड़ गया कि जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किस दे देगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, दाता परमाणु। ठीक, ऐसे ही हमें ऋणावेश का मतलब मालूम पड़ा कि ऋणावेश पदार्थ पर कब आया, जब उस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन जब बढ़ गया तब एक आया है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई इस पर। और बेटा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का मतलब ये कौन सा परमाणु है, ग्राही परमाणु है। कौन सा परमाणु है, ग्राही। इसको बोला जाता है डोनर, इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं डोनर और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। तो जब भी 2 पदार्थ आपस में रब किए जाएंगे, घर्षण कराया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ पर जाएंगे। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा उसको दाता परमाणु बोला जाएगा और उस पर ऋणावेश धनावेश आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको ग्राही परमाणु बोला जाएगा और उस पर ऋणावेश आएगा। तो हमने यहाँ पर बात करी आवेश की, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव से मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। दूसरा हमने बात करी कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश उस पदार्थ पर आता है जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि दाता परमाणु जो होता है। ऋणावेश उस पदार्थ पर आता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि ग्राही परमाणु पर आता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमको ये भी समझना चाहिए कि सामान्यतः जो आपका आवेश होता है वो कितनी स्थितियों में होता है, कितनी परिस्थितियों में हम आवेश को देख सकते हैं। तो सामान्यतः आपका आवेश 2 परिस्थितियों में आपको मिल सकता है। पहला मिल सकता है विराम आवेश, विराम अवस्था में। तो अगर आप विराम आवेश की बात करते हो तो बेटा देखो विराम आवेश, विराम आवेश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है, विराम आवेश की जो बारे में जानकारी हम इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युत। अब देखिए स्थिर वैद्युत या विराम आवेश की अगर हम बात करें तो ये क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। विराम आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत प्रभाव को। ठीक है,
विराम आवेश के कारण हम विभव की भी बात कर सकते हैं और विराम आवेश में ही हम पढ़ेंगे धारिता को। तो ये 3 ऐसी परिस्थितियां हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम विराम आवेश की सहायता से समझ सकते हैं। दूसरा आवेश की जो स्थिति हो सकती है वो गतिमान अवस्था में हो सकता है। तो बेटा आप समझ लीजिए, अगर आवेश गतिमान है तो गतिमान आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। तो गतिमान आवेश की अगर बात की जाती है तो गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होती है धारा, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, और बेटा गतिमान आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो ये वो टॉपिक हैं आपकी फिजिक्स के जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे आवेश की 2 प्रकार होते हैं, वैसे ही आवेश 2 अवस्थाओं में संभव है, या तो आवेश विराम अवस्था में मिलेगा या आवेश गतिमान अवस्था में मिलेगा। जब हम विराम आवेश को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत विभव के बारे में और धारिता के बारे में। गतिमान आवेश में हमें धारा देखने को मिलती है, चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है और वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी गतिमान आवेश के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो ये तो था बेसिक आवेश के बारे में। अब बात करते हैं आगे कि हम आवेश को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। नॉर्मली अभी हमने बात क्या की कि जो पदार्थ होता है वो वैद्युत उदासीन होता है, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। अभी हमारे पास ये मान लीजिए ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक अभी कैसी है, इसको अगर हम अभी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं ये आकर्षित नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये वैद्युत उदासीन है। लेकिन बाद में क्या होता है, हमने इसको रगड़ा या इससे बालों से रगड़ लिया, थोड़ी देर बाद ये पदार्थ को आकर्षित करने लगती है, यानी कि इस पर आवेश उत्पन्न हो गया, ये तो हम मानते हैं। अब जब आवेश इस पर उत्पन्न हो गया तो वो कैसे हुआ, या क्या एक यही तरीका है आवेश को उत्पन्न करने का या कोई और भी तरीका है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो आवेश की अगर हम बात करें, आवेश को 3 प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। पहला है आपका घर्षण द्वारा, दूसरा है आपका चालन द्वारा और तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा। ठीक, एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे बेटा। तो देखो, घर्षण द्वारा आवेश हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत साधारण सा उदाहरण है कि हम इसको लें, कोई भी प्लास्टिक लें या कांच की एक पदार्थ ले लें, कांच का कोई टुकड़ा ले लें, हम उसको क्या करें, कॉटन यानी कि सूती कपड़े से घिसें या अपने बालों से घिसते हैं, और घिसने के बाद जब हम उसको ले जाते हैं किसी पदार्थ के पास, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। तो घर्षण विधि है क्या, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 पदार्थ हैं, एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी, और दोनों ही पदार्थों में हमको मालूम है कि ये सारे पदार्थ जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणु में क्या होता है, केंद्र पर नाभिक होता है धनावेशित, चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है वो 2-3 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो इस पर कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, दूसरा इस पर कि इलेक्ट्रॉन यानी कि कक्षा की त्रिज्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कितनी है। तो अगर हम अलग अलग पदार्थों के लिए बात कर रहे हैं तो इतना तो क्लियर है कि अलग अलग पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल अलग अलग होगा। तो अगर हम इन दोनों को की तुलना करें तो तुलना करने पर हमको क्या मिलेगा, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल दूसरे पदार्थ की तुलना में या तो ज़्यादा होगा या कम। ठीक, एक पदार्थ पर ज़्यादा होगा तो हमें कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ मजबूती से बंधे हुए होते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ थोड़े से कमज़ोर होते हैं। जब इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं। रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में जाने लगते हैं, जिसके कारण एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पदार्थ को बोलते हैं दाता। तो अब देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, उधर चला गया, तो इस पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए इस पदार्थ पर, और इस पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन
अधिक हो गए, क्योंकि आप रगड़ते रहोगे तो एक से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाएगा, और एक से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाएगा तो जहाँ से निकलेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन कम, यानी कि ये परमाणु कौन सा बन जाएगा, दाता परमाणु। और आपको मालूम है कि जो दाता परमाणु है उस पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है, और इधर इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ग्राही परमाणु। और जो ग्राही परमाणु होता है उस पर ऋणावेश आता है, यानी कि इस पदार्थ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो विधि है, अब समझ लीजिए फिर से एक बार कि जब दो अलग अलग तरह के पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ पर जाने लगते हैं, या हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ से निकलते हैं जहाँ वो कमजोरी से जुड़े होते हैं, वहाँ से निकलकर दूसरे पदार्थ जहाँ पर वो मजबूती से जुड़े हैं वहाँ जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पर अधिकता। तो जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको दाता परमाणु कहते हैं और वो धनावेशित हो जाता है, और दूसरा परमाणु जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं और वो ऋणावेशित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है किसी भी उदासीन वस्तु को या किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है घर्षण द्वारा आवेशण। तो ये आवेशण की घर्षण विधि थी। आगे अगर हम बात करें तो दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि समझ लीजिए चालन विधि है। चालन विधि को समझने से पहले एक बात समझ लीजिए, आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा था ऊष्मा चालन। क्या था ऊष्मा चालन, थोड़ा सा ध्यान करिए। ऊष्मा चालन में हमने क्या पढ़ा था कि दो वस्तुएं होती हैं हमारे पास, एक वस्तु होती है ठंडी, ठीक है, और दूसरी वस्तु होती है गर्म। और हम जब इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो ऊष्मा गर्म वाली वस्तु से ठंडी वाली वस्तु में जाने लगती है, गर्म वाली वस्तु से निकल के किधर जाने लगती है, ठंडी वाली वस्तु में। और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि दोनों वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। दोनों वस्तुएं गर्म होने का मतलब है ठंडी वाली वस्तु का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये जो प्रक्रिया हुआ करती थी इस प्रक्रिया को हम बोलते थे ऊष्मा चालन। तो जैसे ऊष्मा का चालन होता है वैसे ही आवेश का भी चालन होता है, आवेश की भी एक चालन विधि है। क्या चालन विधि है वो समझिए। आवेश की चालन विधि में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु A और एक वस्तु B। A और B की अगर हम बात करें तो A और B क्या है वो भी समझ लीजिए, ये वस्तु A और ये वस्तु B। अगर हम ये मान लें कि ये वस्तु A आपकी कैसी है, आवेशित है, और वस्तु B कैसी है, अनावेशित मतलब उदासीन है, ठीक। अगर हम इन दोनों को संपर्क में रखें, हमने ये आवेशित और वो अनावेशित, हम क्या करते हैं, हम दोनों वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं, दोनों वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं, ये A और ये B। थोड़े समय के लिए हम इसको संपर्क में रखते हैं और संपर्क में रखने के बाद क्या देखते हैं वो भी समझ लीजिए कि संपर्क में रखेंगे तो थोड़े समय बाद हमको ये मालूम पड़ेगा कि दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाएगी, यानी कि आवेशित वस्तु से निकलकर आवेश कहाँ जाना लगेगा, अनावेशित वस्तु पर ट्रांसफ़र होने लगेगा, स्थानांतरित होने लगेगा। अगर इसके बाद हम दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर लें, A और B, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो अलग अलग करने पर हमको मालूम पड़ता है कि आवेश की कुछ मात्रा वस्तु A से निकलकर वस्तु B पर पहुंच जाती है, और इस प्रकार दोनों वस्तुएं आपकी कैसी हो जाती हैं, आवेशित। देखो पहली वाली तो पहले से ही थी आवेशित, दूसरी भी कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है चालन द्वारा आवेशण। यानी कि कहावत तो आपने सुनी होगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो संगत का असर पड़ता है। ये इस पर बहुत सटीक कहावत बैठती है कि संगत का असर है। एक आवेशित था, एक अनावेशित था, आवेशित और अनावेशित एक दूसरे के संपर्क में आए तो जो आवेशित वस्तु थी उसने अपना कुछ आवेश दूसरे वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर। जब ये आवेश एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंचा तो दूसरी भी आवेशित हो गई, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल ले लें कि इस पर धनावेश था तो दूसरी भी धनावेशित होगी।
अब देखो ये धनावेशित थी, इस प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल में समझिए। ये धनावेशित थी तो इसके धनावेशित होने का मतलब क्या है कि अलग से इसको समझ लें, इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे थे, कम, ठीक। और ये सामान्य अवस्था में थी। सामान्य अवस्था में होने का मतलब क्या है कि इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। ये धनावेशित है, इस पर इलेक्ट्रॉन कम थे, प्रोटॉन अधिक थे। थोड़ी देर बाद जब आपने इनका संपर्क कराया, ये भी धनावेशित हो गई। यानी कि होगा क्या इस पूरी प्रक्रिया में, अगर आंतरिक तरीके से देखा जाए तो ये धनावेशित है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, वो सामान्य अवस्था में है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आ गए, इससे निकल के इधर आ गए, तो इनके पास अभी कितने की कमी है, 6 की कमी है। और बाद में देखो इसके पास 3 की कमी रहेगी, उसके पास भी 3 की कमी, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए। लेकिन पूरी प्रक्रिया में एक बात तो कॉमन है कि जब एक उदासीन वस्तु किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में आएगी तो वो भी आवेशित हो जाएगी, और आवेशण की इसी विधि को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशण या चालन विधि। क्योंकि पहली वस्तु धनावेशित थी, इसीलिए दूसरी वस्तु भी कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। अगर मैं ये कह देता कि पहली वस्तु ऋणावेशित है तो दूसरी भी कैसी होती, ऋणावेशित होती। तो चालन विधि में ये समझ लीजिए कि चालन विधि में जिस वस्तु से आप आवेश दे रहे हो दूसरे को, यानी कि जो पहले आपने आवेश लिया है दूसरी वस्तु पर भी वैसा ही आवेश आएगा। अगर पहली वस्तु आपकी धनावेशित होगी तो चालन द्वारा दूसरी भी धनावेशित हो जाएगी, अगर पहली ऋणावेशित होगी तो चालन द्वारा दूसरी भी ऋणावेशित हो जाएगी। इस प्रक्रिया को बोला जाता है चालन द्वारा आवेशण या आवेशन उत्पन्न करने की चालन विधि। तीसरी विधि के बारे में बेटा अगर हम बात करें तो तीसरी विधि है घर्षण विधि। तीसरी जो विधि है आवेश को उत्पन्न करने की वो विधि है प्रेरण विधि। तो अब देखिए प्रेरण विधि में क्या होता है, अगर हम इसमें बात करें कि मान लीजिए आपके पास 2 पदार्थ हैं, आपने लिए हैं 2 वस्तुएं ली हैं ए और बी। ये वस्तु ए और ये रही दूसरी वस्तु बी। ए और बी के बीच में जो बात जानने वाली है वो ये है कि जो वस्तु ए है उसको हम क्या मान रहे हैं, उसको हम पहले से आवेशित ले रहे हैं, और दूसरी वस्तु वो है जिस पर हमें उत्पन्न करना है आवेश, और ये वस्तु कैसी है, अनावेशित है, ये अनावेशित है। तो देखो अनावेशित का मतलब उदासीन, यानी कि एक तरीके से हम यूं भी कह सकते हैं कि इस वस्तु के पास प्लस और माइनस यानी कि धनावेश और ऋणावेश जो इस वस्तु में है वो कैसे हैं, समान मात्रा में है, जिसके कारण इस वस्तु का जो कुल आवेश है, जो नेट आवेश या नेट चार्ज है वो कितना है, 0। अब देखिए प्रेरण विधि क्या है कि प्रेरण विधि में हम करते क्या है कि हम जिस पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करना चाह रहे हैं हम उस पदार्थ को पहले से आवेशित किसी पदार्थ के पास रखते हैं। ये आपका ए, बी को हम क्या करेंगे, इसके पास लाके रख देंगे। समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए ये दोनों किसी अचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं, क्योंकि अब हम हाथ में पकड़ नहीं सकते तो हम इसको एक अचालक स्टैंड पे रखते हैं दोनों को। समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि अगर आप ए और बी की बात करें तो देखो ए के पास तो पहले से आवेश था, कौन सा था, धनावेश, और आपने ये पढ़ा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस हिसाब से जब ये इसके पास रखा जाएगा तो हम इसको पास रखते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, बी जो है आपका, इसको हम क्या कर देते हैं, भूमिगत कर देते हैं। भूमिगत करने का मतलब है हम इसकी अर्थिंग कर देंगे। जब हम इसकी अर्थिंग कर देंगे और पास रखेंगे तो क्या होगा, इसके धनावेश दूसरी वस्तु के धनावेशों पर प्रतिकर्षण लगाएंगे और ऋणावेशों पर आकर्षण लगाएंगे। तो होगा क्या, उस वैद्युत बल के कारण सारे के सारे ऋणावेश इसके आगे वाले हिस्से में आ जाएंगे और सारे के सारे धनावेश पीछे की तरफ चले जाएंगे। बट अभी भी अगर हम बात करें तो कुल आवेश इसका कितना रहेगा, 0। और इस स्थिति को बोला जाता है आवेश का ध्रुवीकरण। क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण। जैसे ही आवेश का ध्रुवीकरण हो जाए, ध्रुवीकरण होने के बाद हम इसको जैसे ही भूमिगत करेंगे, जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे, तो अर्थिंग करने पर क्या होगा कि ये पूरा का पूरा आवेश, ये पूरा का पूरा आवेश, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अभी मान लीजिए इसका आवेश का ध्रुवीकरण हो गया लेकिन कुल आवेश अभी भी 0 है। कुल आवेश 0 होने के बाद हम इसका क्या करते हैं, हम इसका ध्रुवीकरण कर देते हैं। ध्रुवीकरण करेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए ये वस्तु ए,
इस पर धनावेश तो था ही पहले से। वस्तु B जो इसके पास है, इसका सारा माइनस आगे आ गया, सारा प्लस पीछे चला गया। हमने इसकी अर्थिंग कर दी। जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे, अर्थिंग करने पर ये वाला जो आवेश था पीछे वाले हिस्से का, ये कहाँ चला जाएगा? भूमिगत हो जाएगा। ये आवेश जैसे ही भूमिगत होगा B वस्तु का, उसके बाद हम क्या करेंगे? भूमिगत होने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, यानी कि हम इसकी अर्थिंग हटा देंगे। जैसे ही हम अर्थिंग हटाएंगे तो अर्थिंग हटाने के बाद क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं वो देख लीजिए। ये वस्तु A, इस पर पहले से आवेश था। ये वस्तु B, इसका सारा आवेश भूमिगत हो गया। अब इस पर बचा हुआ है केवल कौन सा? ऋणावेश बचा हुआ है। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु थी B, ये कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। तो पूरी प्रक्रिया समझिए कि जब किसी उदासीन वस्तु को या किसी अनावेशित वस्तु को हम किसी आवेशित वस्तु के पास रखते हैं तो वैद्युत बल के कारण समान आवेश पीछे के हिस्से में चले जाते हैं और विपरीत आवेश आगे की तरफ हो जाते हैं। अर्थात अनावेशित वस्तु में धनावेश और ऋणावेश अलग अलग सतहों पर चले जाते हैं। इस स्थिति को बोलते हैं आवेश का ध्रुवीकरण। आवेश का यहाँ पर ध्रुवीकरण हो जाता है, परंतु एक बात कि अभी भी कुल आवेश इसका शून्य रहता है। तब हम क्या करते हैं? हम दूसरी वाली वस्तु को भूमिगत कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, यानी कि हम इसकी अर्थिंग कर देंगे। जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे तो पीछे वाले हिस्से पर जितना भी आवेश था वो कहाँ चला जाएगा? भूमि में, यानी कि ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद आप अर्थिंग को कट कर दीजिए और वस्तु को अलग कर लीजिए। तो अब जो वस्तु आपके पास बचने वाली है वो ऋणावेशित वस्तु बचेगी। अगर आवेश इस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है तो इस प्रकार से उत्पन्न आवेश को बोला जाता है, या इस प्रकार आवेश को उत्पन्न करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, या आवेश को उत्पन्न करने की प्रेरण विधि। नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, या ये क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से कि वो आवेशण की प्रेरण और चालन विधि में क्या अंतर है। चालन विधि द्वारा आवेश को उत्पन्न करना और प्रेरण विधि द्वारा आवेश को उत्पन्न करना, इनमें अंतर क्या है? तो बेटा अंतर देखो, समझ लो। जो आपकी चालन विधि थी उसमें संपर्क जरूरी था। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो आवेश जो होता है आवेशित से अनावेशित, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित, यानी कि ट्रांसफर होता है। जबकि प्रेरण में संपर्क नहीं होता, केवल अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास रखा जाता है, जिससे उस पर आवेश का ध्रुवीकरण हो जाता है। और अर्थिंग कर देने पर या भू संपर्क कर देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन भूमि और ध्रुवीकरण वाली वस्तु के बीच में आदान प्रदान होता है, जिससे दूसरी वस्तु पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ये तो थी आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इससे और बना हुआ है। ये पूछा जाता है नॉर्मली, कभी कभी एग्जामिनर्स जो आते हैं वाइवा में पूछ लेते हैं, क्या किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है? हाँ या ना में उत्तर पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, आवेशण की विधि में द्रव्यमान बदलता है। क्यों बदलता है आप तीनों ही परिस्थितियों में समझ लीजिए बेटा। तीनों ही परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो देखो, पहले हमने बात किसकी की? घर्षण विधि की। घर्षण विधि में क्या था कि दो वस्तुएं थी A और B। दो वस्तुएं हैं तो इस वस्तु में विधि में जब हम एक दूसरे से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है। तो एक पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक कण है, कण है द्रव्य का। इसके पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी इधर से उधर चला गया तो इसका मास इतना कम हो जाएगा और इतना ही मास दूसरे वाले का क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बेटा ये बात तो कॉमन है कि आवेश स्थानांतरित होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो देखिए, तो आवेशण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र होता है। और इस पूरे में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो इतना जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा। तो आंसर हमारा यही रहेगा कि आवेशित करने की प्रक्रिया में वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो चेंज होता है।
परंतु समझने वाली बात यह है कि अगर किसी वस्तु को हम उदासीन से धनावेशित करते हैं तब क्या होगा, और उदासीन से ऋणावेशित करते हैं तब क्या होगा। तो इसके लिए ये बात आप समझ लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर इधर जाएगा तो ये वाली वस्तु क्या होगी, ये वाली वस्तु पर धनावेश आएगा, ठीक है, इस पर ऋणावेश आएगा। धनावेश किस पर आता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ऋणावेश किस पर आता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी वस्तु को आप अनावेशित से धनावेशित यानी कि उदासीन से धनावेश पर लेके आओगे तो उसका जो द्रव्यमान है वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो उसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब कोई ऋणावेश होगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, ऋणावेशित होगी वस्तु तो उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ समझने वाली बातें हैं। हमने जैसा अभी बात किया कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कितनी अवस्थाओं में संभव हैं, या आवेश किस तरीके से उत्पन्न किए जाते हैं। आवेश का एक बहुत लंबा इतिहास है, वैसे तो हमने अभी बात नहीं की लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बता देते हैं आवेश को। आवेश की जो खोज हुई थी लगभग 600 ईसा पूर्व, यूनान के एक दार्शनिक थे थेल्स ने सबसे पहले आवेश के बारे में बात की। ऐसा नहीं है कि थेल्स से पहले आवेश नहीं था, प्रकृति में आवेश था या आवेश से संबंधित घटनाएं हुआ करती थी, परंतु उस समय तक उन सारी घटनाओं को क्या दैवीय शक्ति या कोई आपदा माना जाता था, हम उनको इग्नोर कर देते थे। फिर थेल्स ने बताया कि ये पदार्थ का एक गुण है और इसी गुण के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। फिर इनकी स्टडी की गई और धीरे धीरे हमें आवेश के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ गया, ठीक है। तो ये बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है आज का थर्ड, वो है हमारा आवेश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें कुछ गुण ऐसे हैं जो क्वांटिटेटिव हैं यानी कि संख्यात्मक, जिनमें हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और कुछ गुण ऐसे हैं जिनमें केवल थ्योरी है, उनको हम बहुत सिंपली समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जिनमें फॉर्मूले बनते हैं या जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। तो देखिए आवेश के गुण की हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम गुण में अगर हम बात करें तो सबसे पहला गुण आवेश का क्या है कि आवेश, आपने दो प्रकार की राशियां पढ़ी हैं, सदिश और अदिश। तो आवेश कैसा होता है, अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें आवेश के गुण की तो आवेश का दूसरा गुण क्या है, जो आवेश होता है वो दो प्रकार के हैं, और आपने पढ़ा है कि जो समान आवेश हैं, समान आवेशों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल, समान आवेश में वैसे तो आपको मालूम है, एग्जाम्पल की ज़रूरत है नहीं, कि अगर दो धनावेश होंगे इस तरीके से तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या दो ऋणावेश होंगे तो भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक धनावेश हुआ और एक ऋणावेश हुआ तो ये क्या करते हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। ये आवेश का एक गुण है। और सामान्य स्थिति में ये सबको मालूम होता है कि समान के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत के बीच में आकर्षण। आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं तीसरा गुण क्या है आवेश का, कि तीसरा गुण की अगर हम बात करें तो तीसरा गुण ये है कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। यानी कि अगर किसी सिस्टम में द्रव्यमान नहीं है तो वहाँ आवेश भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि आवेश द्रव्य का ही एक गुण है, और द्रव्य का मतलब वो हर चीज़ जिसके पास द्रव्यमान है और जो जगह घेरती है। तो आवेश तभी होगा जब द्रव्य होगा तो वहाँ द्रव्यमान होगा। तो बिना द्रव्यमान के हम आवेश की परिकल्पना नहीं कर सकते। और अभी हमने पढ़ा भी था जस्ट पहले कि जब आवेश उत्पन्न होता है किसी वस्तु पर तो धनावेश उत्पन्न करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, जब वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और जब उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी भी वस्तु का जो आवेश होता है या किसी भी सिस्टम में जो आवेश है, निकाय में जो आवेश है, आवेश निकाय की गति पर निर्भर नहीं करता। निकाय की गति, गति का मतलब है वेग, वेग पर निर्भर नहीं करता। जैसे आपने द्रव्यमान में पढ़ा है कि द्रव्यमान कभी कभी क्या होता है, गति पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एक निश्चित गति यानी कि वेग एक निश्चित सीमा से बढ़ा दिया जाए तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है, परंतु आवेश के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु का जो आवेश होगा वो उस पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी गति पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये तो वो गुण हैं जिनको हम समझ लेते हैं। आगे कुछ ऐसे गुण भी हमें आवेश के पढ़ने हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, या हम यूँ कहें कि जो क्वेश्चन आपके होंगे उन क्वेश्चंस में हम उन गुणों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए आवेश का जो अगला गुण है वो है आवेश का संरक्षण। इससे संबंधित एक नियम भी है जिसको बोला जाता है आवेश संरक्षण का नियम, जिसको हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। एक बार हम समझ लेते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, फिर उसकी भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा नियत रहता है। यानी कि किसी भी निकाय में अगर एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं तो उन वस्तुओं पर उपस्थित आवेश आपस में आदान प्रदान वो आवेश कर सकते हैं। आवेश का किसी वस्तु का आवेश कम हो सकता है, किसी का बढ़ सकता है, उत्पन्न भी हो सकता है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन कुल आवेश निकाय का कभी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे हमने बात करी, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु A, इसके पास हम मान लेते हैं कि कुल आवेश अभी +2 है, इसके पास हमने लिया ये B, इसके पास कुल आवेश कितना है, इसके पास हम आवेश मान लेते हैं 0, इसके पास हम आवेश मान लेते हैं Q2 कितना है 0। अगर हम इस निकाय के कुल आवेश की बात करें बेटा तो कुल आवेश कितना होगा, इसका जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा +2 + 0 यानी कि 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी निकाय को एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं। हमने संपर्क में रखा ये A और B, संपर्क में रखने पर क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमको मालूम पड़ेगा कि इस पर भी 1 रह जाएगा और इस पर भी 1 आ जाएगा। लेकिन इस स्थिति में भी इसका जो कुल आवेश रहेगा वो क्या रहेगा 1 + 1 मतलब 2। तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हुआ, एक का कम हो गया, एक का ज़्यादा हो गया, लेकिन कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुल आवेश जितना था उतना ही रहेगा। यही कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षित होता है। एक अलग तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं आपके पास और दोनों वैद्युत उदासीन हैं, A और B, ठीक है। इस पर कितना Q1 = 0 और Q2 = 0, दोनों उदासीन हैं। कुल आवेश अभी इसका कितना है, सिस्टम का कुल आवेश इस निकाय की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस निकाय का कुल आवेश अभी भी 0 है। हम इन दोनों को रगड़ते हैं, रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने की विधि में मान लीजिए इधर से निकल के 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस पर क्या आएगा +2 आ जाएगा। A और B को हमने रगड़ा, इस पर क्या हो गया +2, उधर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो Q2 कितना हो गया -2। लेकिन कुल आवेश अभी भी इसका कितना है निकाय का, रगड़ने के बाद भी एक पर प्लस एक पर माइनस आ गया, लेकिन कुल आवेश इस पर भी कितना रहेगा +2 - 2 यानी कि 0। तो आप कोई भी निकाय ले लीजिए कि किसी भी निकाय में अगर हम बात करें तो कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, यानी कि आवेश संरक्षित होता है। हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं उस निकाय के लिए, ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल ये हो सकता है कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, लेकिन कुल आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। आगे अगर हम बात करें तो अगला गुण है आवेश का कि आवेश की योगात्मकता। आवेश की योगात्मकता मतलब एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या होता है, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, मान लीजिए ये एक निकाय है, इसमें कई आवेशित कण हैं, एक का आवेश Q1, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3, ऐसे कई कण हैं, n कण हम मान लेते हैं Qn। तो अगर इस निकाय के कुल आवेश की बात करी जाए तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, नेट आवेश कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप भी कहोगे Q1 +
Q2 प्लस Q3, जितने भी आवेश हैं सबको हम जोड़ते जाएंगे। कहाँ तक जोड़ेंगे? Qn तक। ये जो फॉर्मूला बनता है, इसी फॉर्मूले को बोला जाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की योगात्मकता या योगात्मक गुण आवेश का। सिंपल सी बात, अगर किसी निकाय में एक से ज़्यादा आवेशित कण उपस्थित हैं या एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित हैं तो उस निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों के योग के, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब है कि आप जब बात कर रहे हो तो बीजगणितीय योग का मतलब है कि जितने भी आवेश धनावेश होंगे वो सारे उसमें क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, और जो ऋणावेश होंगे वो उसमें से घट जाएंगे। क्लियर? ये होती है आवेश की योगात्मकता, और इस गुण को हम आगे प्रयोग करने वाले हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये गुण काफ़ी प्रयोग किया जाएगा। अगले गुण की अगर हम बात करें तो आवेश का अगला गुण जो आपका आता है वो है क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, जिसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या कि जब आप आवेश की बात करते हो तो आवेश उत्पन्न कैसे होता है? आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण या स्थानांतरण के कारण। दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु पर जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु पर जाते हैं तो इसी पूरी प्रक्रिया में क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर धनावेश आता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर ऋणावेश आता है। अगर अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो अब देखिए डिटेल में समझने की बात क्या है कि क्वांटीकरण समझिए। क्वांटीकरण से पहले कि अगर हम आपसे पूछना चाहें कि आवेश की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है किसी भी वस्तु पर, न्यूनतम मात्रा, तो बेटा देखो आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है वो एक बात तो क्लियर है कि दो वस्तुओं को आप आपस में रगड़ोगे तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होना चाहिए। एक से कम इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होगा, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है, जिसको हम मिनिमम चार्ज बोल सकते हैं, वो मिनिमम चार्ज किसके इक्वल होता है? एक इलेक्ट्रॉन के। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, कम से कम इतना। अगर वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर क्या आएगा? धनावेश, और ले लिया है तो ऋणावेश। क्लियर? अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, ये आवेश की न्यूनतम मात्रा है। अगर हम चाहें तो हम इससे कम आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते। जब भी आवेश उत्पन्न होगा तो इससे अधिक उत्पन्न होगा। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें ऐसा भी है कि वस्तु को अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर अगर बात करी जा रही है तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, अगर कोई कहता है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, नहीं तो दो, नहीं तो तीन। आप चाहें कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए किसी घटना में तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि क्वांटीकरण गुण के अनुसार किसी भी वस्तु पर उपस्थित या किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होगा। किसी निकाय का कुल आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होगा, और वो निश्चित न्यूनतम आवेश क्या होता है? वही न्यूनतम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक बेटा नॉर्मल सी बात है कि जब आपने आवेश उत्पन्न किया किसी वस्तु पर और आप आवेश को उत्पन्न कर रहे हो तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो होगा, या तीन होगा, या चार। आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर, आधा पौना तो ट्रांसफर होगा नहीं। तो वस्तु पर उपस्थित जो आवेश होगा वो आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निरूपित किया जा सकता है, और जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसको निरूपित कर सकते हैं तो हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल, कुल आवेश जो होगा वो किसको होगा? N इंटू ई। N इंटू ई अगर हमने लिखा हुआ है तो N इंटू ई में जो N है वो N क्या है? N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो E है, E क्या है? वो है आपका इलेक्ट्रॉन। E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश।
तो एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या से निरूपित किया जा सकता है, या हम यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का एक पूर्ण गुणज होगा। यहाँ पर n जो है, n एक पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण नंबर में ही ट्रांसफ़र होंगे, आधा पद्धा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये आवेश का सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है। और ये जो गुण अभी हमने 3 पढ़े, आवेश का संरक्षण, आवेश की योगात्मकता और आवेश का क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण, इन गुणों से कुछ न्यूमेरिकल भी कभी कभी बनते हैं। तो चलिए हम उन्हीं न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो यूपी बोर्ड 2011 में आया हुआ है वो है, एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखो इसमें तो क्लियरली पूछ लिया कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कभी कभी ये भी होता है कि ये भी पूछा जा सकता है कि सामान्य अवस्था से ये कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक, आपको ये भी बताना पड़ सकता है। तो देखो ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये बात तो क्लियर है। कितने अधिक हैं वो समझते हैं। कितने अधिक हैं तो आवेश का क्वांटीकरण फॉर्मूला लगाइए। क्वांटीकरण फॉर्मूला क्या कहता है? अब देखो आपको मालूम है कि आपने पढ़ा है कि जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है? N इंटू ई। अगर N की वैल्यू आप निकालते हैं तो ये क्या आएगी? Q/E। रखिए कितना आवेश दिया है? 1 कूलाम। 1 कूलाम दिया है तो ये हो गया 1/E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा जरा इसको ऊपर ले जाओ तो ये होगा N इज इक्वल 1। देखो अब 1 में 1.6 का आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे 1 में 1.6 का, तो ये आएगा 0.625 इंटू 10 की घात, ये -19 ऊपर गया तो ये कैसा हो गया? 10 की घात +19 हो गया। दशमलव एक अंक के बाद लगता है तो एक अंक के आगे अगर हम दशमलव ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो याद रखिए कि किसी भी वस्तु में अगर 1 कूलाम का आवेश है तो 1 कूलाम का आवेश कब उत्पन्न होगा? जब उस पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो ऋणावेश, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन